Hello everyone and welcome back. So in today's lecture we will be practicing some of the very important questions on structures. So the very first question for today would be that create a structure to store the vectors, then make a function to return the sum of vectors. Now question को start करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि vectors होते क्या हैं. ठीक है, तो मैं आपके लिए सबसे पहले एक 2D प्लेन बनाते हैं. ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है. नाउ वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस 2D प्लेन पे स्ट्रेट लाइंस होती है जिनका y से कुछ डिस्टेंस होता है और x से कुछ डिस्टेंस होता है. इसको नेम कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को x बोल देते हैं और इसको अपन y बोल देते हैं. ठीक है. नाउ वेक्टर्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं हम दो वैल्यूज के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट इज x की फॉर्म में करते हैं एंड सेकेंडली हम इसको y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. और जब भी हम x से डिस्टेंस को बताते हैं तो हम i कैप को यूज करते हैं और y से डिस्टेंस बताते हैं तो हम j कैप को यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम सिर्फ 2D प्लेन की बात कर रहे हैं. आपके पास 3D वेक्टर्स भी होते हैं, वहां पर आपके पास z भी आ जाता है. z को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो k कैप से, लेकिन अभी आज के लिए हम x और y प्लेन की बात करने वाले हैं यहाँ पर. तो जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x i कैप प्लस y j कैप. ठीक है, तो हमको ये वाली जो वैल्यू है ये हमको बताती है कि x में डिस्टेंस कितना है इसका, और ये हमको बताता है कि y में डिस्टेंस कितना है. अगर हम इसको कोड के अंदर करके देखेंगे तो कोड में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी. कौन सी होंगी, एक तो होगी एक्स आई कैप x1 आई कैप प्लस y1 आई कैप. सेकेंड हमारे पास क्या होगा x2 आई कैप प्लस y2 आई कैप. क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बोला है कि आपको क्या करना है, पहले तो एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि वेक्टर्स को स्टोर कर लेगा. देन यू हैव टू मेक अ फंक्शन दैट विल रिटर्न द सम ऑफ टू वेक्टर्स. तो हमारे पास पहले दो वेक्टर्स होने चाहिए, तो ये हमारा वेक्टर v1 हो गया, ये हमारा वेक्टर v1 हो गया. अब हमको क्या करना है, अब हमको एक सम वेक्टर भी बनाना है जिसके अंदर v1 के जो x कॉम्पोनेंट है और v2 का जो x कॉम्पोनेंट है वो दोनों ऐड होकर यहाँ सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे इन द i कॉम्पोनेंट. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो x1 प्लस x2, x1 of v1 plus x2 of v2 will be added and will be stored as an x component in the sum vector. Similarly हम यहाँ पर y के लिए करने वाले हैं y1 plus y2 और ये कहाँ पर स्टोर हो रहा होगा j कैप के अंदर. तो हम अगर सम की बात करें तो ये हमको एक वेरिएबल बनाकर दे देगा और ये हमको दूसरा वेरिएबल बनाकर दे देगा. तो जब हम सम को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास एक्स आई कैप होगा प्लस वाई जे कैप होगा. ठीक है, एक्स कैसे बना, हमारे पास एक्स बन रहा है x1 प्लस x2 से और y हमारे पास बन रहा है y1 प्लस y2 से. ठीक है, इसको एक बार हम कोड के अंदर करके देखते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड होगा. सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h. अगर आप ये कोड टर्बो सी के अंदर करवा रहे हो तो आपको यहाँ पर conio.h get ch एंड क्लियर स्क्रिप्ट को भी इंक्लूड करना मस्ट होता है. तो सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं. स्ट्रक्चर बनाएंगे वेक्टर के नेम से. ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए, एक तो चाहिए हमको इंट x और एक हमको चाहिए इंट y. ठीक है, सेकेंडली हम यहाँ पर एक इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं जहाँ पर हम अपने जो भी हमने स्ट्रक्चर्स बनाए उनको हम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे. स्ट्रक्ट वेक्टर v1 बना लेते हैं, इसको कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 7,2 एंड इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में अपन करेंगे यहाँ. ठीक है, सिमिलरली हम किसके लिए करने वाले हैं, v2 के लिए एंड सम के लिए. यहाँ पर इसको कर देते हैं v2 एंड यहाँ पर इसकी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं अपन 3 एंड 5 सपोज. यहाँ पर हम एक और सम वेक्टर बनाने वाले थे और इसको हम इनिशियलाइज करने वाले हैं बाय 0. 0 से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यूज हमको v1 और v2 से ऐड होकर मिलेंगी वो वैल्यूज मुझे सम के अंदर स्टोर करवानी है, इसीलिए हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं पहले सम इक्वल्स टू 0 से. नाउ हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं. फंक्शन को हम स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं void कैलकुलेट सम. ये स्पेलिंग void कैलकुलेट सम कर लेंगे. नाउ इसके अंदर हम एज एन आर्ग्यूमेंट
तीन वैल्यूज को पास करने वाले हैं वेक्टर v1, similarly struct vector v2, vector v2 and struct vector sum। ठीक है, अब इस बात का यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हम जो ये फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं ये हम स्ट्रक्चर के बाद डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप फंक्शन को स्ट्रक्चर से पहले डिक्लेयर कर दोगे तो आपने अपने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर स्ट्रक्चर को यूज करा हुआ है एंड कंपाइलर फिर आपको एरर दे देगा। वो ये बोलेगा कि भाई आपने जो यहाँ पर स्ट्रक्ट बना रखा है ये तो है ही नहीं कोई प्रोग्राम में, क्योंकि कंपाइलर को पहले तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्ट भी बना रखा है जब तक आप पहले स्ट्रक्ट को डिक्लेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। यस, ठीक है, यहाँ पर हमको दो चीजें करनी है। सबसे पहले क्या करनी है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सम वेक्टर है उसमें जो x वाली पोजीशन है वहां पर कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, v1 का x प्लस v2 का x, इन दोनों का एडिशन यहाँ सम डॉट एक्स के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। सिमिलरली हम इसको y के लिए भी लिख सकते हैं v1 डॉट वाई प्लस v2 डॉट वाई। ठीक है, तो x कंपोनेंट हमने क्या करा, सम के x के अंदर स्टोर करवा लिए और y के कंपोनेंट हमने सम के y के अंदर स्टोर करवा लिए। नाउ यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जब हम सम डॉट y कर रहे हैं, सम डॉट x कर रहे हैं, तो हम इसको कैलकुलेट सम के फंक्शन के अंदर ही हमको इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जब भी हमारे पैरामीटर्स पास होते हैं तो वो कॉल बाय वैल्यू से पास होते हैं, ना कि कॉल बाय रेफरेंस से। तो अगर कॉल बाय वैल्यू से पास होंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज है हमको वही मिल जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यूज तो ऊपर जाएंगी ही नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहीं पे प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ सम इज सम ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन लगा देंगे। एक्स के अंदर मुझे क्या करवाना है, सम डॉट एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पर y के लिए भी कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर इसको y कर लेंगे अपन और सम डॉट y आ जाएगा। नाउ इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा सबसे पहले, इधर कैलकुलेट सम, इधर अपन वैल्यूज पास करने वाले हैं v1 v2 सम की, लास्ट के अंदर कर देंगे रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर। सो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया दैट द सम ऑफ x इज 10 एंड सम ऑफ y इज 7। अब इसको हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। v1 का जो x कंपोनेंट है दैट इज 7 ओवर हियर एंड v2 का जो x कंपोनेंट है दैट इज 3 ओवर हियर। तो जब मेरे पास सम डॉट x के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो 10 होगी, बिकॉज 3 प्लस 7 इज 10। तो हमारे पास सम ऑफ x इज 10 आ गया। y कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 प्लस 5 होगा जो कि सम डॉट y के अंदर स्टोर होगा, दैट इज y। तो हमारे पास क्या हुआ, जो हमने सम वेक्टर बनाया उसका x कंपोनेंट भी हमको मिल चुका है एंड y कंपोनेंट भी हमको यहाँ पर मिल चुका है। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हमको ये वेक्टर्स के क्वेश्चंस करनी क्यों पड़ रहे हैं, व्हाई डू वी नीड टू डू दिस, क्या हम प्रोग्रामिंग के अंदर कभी इसको यूज भी करते हैं? तो बिल्कुल हम इसको करते हैं। जब भी हम कभी कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम फायरिंग करवा रहे हैं, या फिर एंग्री बर्ड्स गेम बहुत ही कॉमन है, हम सब ने खेला ही है। तो उसमें क्या होता है कि जो बर्ड होती है उसको किस वेलोसिटी से हमको फेंकना होता है, वो वेलोसिटी हम वेक्टर्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ऑल्सो एक पॉइंट है यहाँ पर नोट करने के लिए कि जो वेक्टर्स होते हैं इनके पास डायरेक्शन भी होती है प्लस इनका खुद का मैग्नीट्यूड भी होता है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स आ गई, पर हम कोडिंग में क्या कर रहे होते हैं, जो भी हमने थियोरी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होते हैं, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होते हैं, उसको बस हमको कोड के अंदर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ गेम्स होते हैं जिसमें फायरिंग करवानी होती है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर किस एंगल पे फायर होना चाहिए ताकि वो टारगेट को हिट कर जाए। तो ये सारी चीजें हम किससे समझते हैं, वेक्टर से समझते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर टू स्टोर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर रियल पार्ट भी होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट भी होता है। इमेजिनरी पार्ट में हम आयोटा भी लिखते हैं, आई हम लिखते हैं, कि हमने 11th 12th के अंदर बहुत बार मैथ्स के अंदर पढ़ा हुआ है।
ठीक है, तो ज़्यादा उसमें नहीं घुसते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर एक तो रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका मतलब हमको एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एक तो बना सकते हैं अपने लिए रियल पार्ट और एक बना सकते हैं इमेजिनरी पार्ट। ऑल्सो जो हम रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स को जो वैल्यू असाइन करेंगे हमें वही वैल्यू मिल जाएगी। नाउ एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते हैं तो इसका एक नोटेशन होता है लिखने का। सबसे पहले हम रियल वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम इमेजिनरी वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं। एक बार इसको कोड पे करके देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल एंड stdio.h, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हम दो वैल्यूज लेंगे, रियल नंबर बना लेते हैं और एक बना लेते हैं इंट इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब इंट मेन सेक्शन के अंदर इन दोनों को डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। इंट मेन यस, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स एंड नंबर 1 ले लेते हैं इसका नाम, क्योंकि हमको दोनों की दोनों वैल्यूज एक ही नंबर के अंदर स्टोर करवानी है। आप कोई और नेम भी ले सकते हो। इसको वैल्यूज दे देते हैं 3,5, तो थोड़ा सा प्रॉपर वे के अंदर यहाँ पर करवाएंगे। नाउ हमको क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन करा हुआ है कि ये हमको एरो ऑपरेटर को यूज करके करना है। तो एरो ऑपरेटर के लिए हमको जिस तरीके से इसको यूज करते हैं, फिर हमको यहाँ पे वो वेरिएबल लिखते हैं जिसकी भी वैल्यू हमको चाहिए होती है। एरो ऑपरेटर के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा। पॉइंटर भी कॉम्प्लेक्स टाइप का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का ही एक पॉइंटर बनाने वाले हैं, स्टार पीटीआर ना। तो इस स्टार पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, हमारे नंबर 1 स्ट्रक्चर पे पॉइंट करेगा ये। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा देंगे, printf real और इस यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू को ही प्रिंट करवा देते हैं, %d\n लगा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ptr कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, सबसे पहले ये पॉइंट करना चाहिए रियल नंबर्स, तो वो लिख देंगे। सिमिलरली हम इमेजिनरी पार्ट के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हैं एंड पेस्ट, यहाँ पर अपन लिख देते हैं इमेजिनरी एंड यहाँ पर रियल की जगह पे इमेजिनरी आ जाएगा। लास्ट के अंदर रिटर्न 0 and execute the program. Okay, so the output is that the real part is 3 and the imaginary number over here is 5. हमने भाई यहाँ पर वैल्यूज प्लेस कर रखी है। अब हमने अपने कंपाइलर को ये नहीं बताया कि हमको सबसे पहले कौन सी वैल्यूज चाहिए। कंपाइलर ने खुद ही इंटरप्रेट कर लिया कि ये जो हमने नंबर दिए हैं इनमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर इमेजिनरी करके देखें तो सबसे पहले हम इमेजिनरी प्रिंट करवा लेते हैं। लेट्स सी कि हमको सबसे पहले 3 मिलेगा यहाँ पर या फिर 5 मिलेगा, एंड यहाँ पर इसको रियल प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर भी अपन रियल कर देते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। यस, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज आई वो कैसी आई, सबसे पहले हमारे पास इमेजिनरी में 5 ही आया। भले ही हमने इसको सबसे पहले लिखा लेकिन हमारे पास सेकंड नंबर ही आया, क्योंकि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर हमेशा हमारा रियल नंबर होता है और उसके बाद जो नंबर रहता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। सो आई होप दैट you are able to understand this complex number question also. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video.